स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर क्लास 9th मैथ का 1.2। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रत्येक, तो इसमें सत्य हमको बताना है स्टूडेंट्स, उसके साथ जो है इसका कारण भी देना है। तो वजह क्या है उसको भी आपको फरमाना है, ठीक है। तो देखें, पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है होगा कि हमने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में हर प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। किसी भी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जितनी संख्या आप पढ़ेंगे, चाहे प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, पूर्ण हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सभी संख्याओं को हम जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं की संग्रह को वास्तविक संख्या कहते ही हैं, ठीक है। तो अब चूँकि इसका जो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन स्टूडेंट्स सत्य है। पहला क्वेश्चन जो पहले का जो कथन पहला है वो कथन सत्य है। इसमें आप सत्य देंगे। सभी परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है, इसलिए पहला कथन सत्य है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा कथन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। दूसरे कथन कह रहा है दूसरे में कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के प्रकार का होता है, रूट m के रूप का होता है। होता इसलिए है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए संख्या रेखा पर कोई भी आप समझिए, संख्या रेखा कोई संख्या लीजिए, आप चाहे पूर्णांक लीजिए, चाहे परिमेय लीजिए, तो देखिए मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे वो जैसे 1 को हम लिख सकते हैं √1, वैसे 2 को लिख सकते हैं √4, वैसे 3 को लिख सकते हैं √9, वैसे 4 को लिख सकते हैं √16। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताना ये है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को हम रूट m के रूप का लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई मान लीजिए परिमेय संख्या √2 है, ठीक है। 1/2 को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसको एज ए √1/4, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1/2 होगा। तो इस बार जो भी संख्या आपको मिलेगी, इससे मान लीजिए जैसे 2.5 हो गया, ठीक है। अगर 2.5 है, इसको हम जो है इसको अंडर में इसी m के रूप में जो है दिखा सके तो इसको दिखाएंगे 6.25, ठीक है। इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा जो m होगा यहाँ पे, जो कि m यहाँ पे 6.25 होगा, और यहाँ पे m जो है 1.4 होगा। तो इसका मतलब है कि हम प्रत्येक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को हम रूट m के रूप में दिखा सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं। वो स्टूडेंट्स, इस कथन को आप जो है इस प्रकार से आप सत्य लिखेंगे। ये कथन सत्य है क्योंकि हम संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु को रूट m में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब थर्ड यहाँ पे कथन देखेंगे बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर स्टूडेंट्स हम वास्तविक संख्या की बात करें, आप जानते हैं वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, जैसे पूर्णांक है, पूर्ण है, ठीक है। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपको जिस प्रकार की संख्या मिले, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, etc। अब इसमें देखेंगे तो जैसे अब ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। बट इसमें जो है जैसे जो अपरिमेय संख्या है, इसमें देखिए जैसे √2 और √3 यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो ये हैं ये तो पूर्णांक हैं, ये पूर्ण है, ठीक, पूर्णांक है। तो ये सब पूर्णांक संख्या है। तो जो इस पर कथन करा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या इसमें अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये कथन इसमें असत्य है। तो इसमें आप इस कथन को आप असत्य कहेंगे, तीसरे कथन को, ठीक है।
इसमें दूसरा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखें जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जो संख्या है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक है, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होती है आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें हम ऋण लगा देते तो ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं फिर से। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इससे यहाँ पे एक है, एक भी धनात्मक पूर्णांक है, इसका जब हम वर्गमूल लिखते हैं तो इस पर लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जो है वर्गमूल क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब जैसे 2 है, 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे तो आपको जो है एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। 3 है, अगर 3 का वर्गमूल निकालेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 4 देखें, √4, तो इसका वर्गमूल आप जानते हैं, इसका वर्गमूल 2 होता है। तो आप जो ये आप इस तरह देख रहे हैं, अभी इसी तरह से बच्चों जैसे √6 देख रहे हैं और 6 देख रहे हैं, अगर हम इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये संख्या फिर अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से अगर 9 को देखेंगे तो 9 भी तो एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका जो है इसका वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक आता है। ठीक है, तो इसमें जब कह रहा है कि अगले, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या बन रही है। देखिए जैसे 2 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या हुई, 3 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो रही है, वैसे 4 का वर्गमूल लेकिन यहाँ पे एक परिमेय संख्या हो रही है, जो कि 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से 6 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 9 का वर्गमूल आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होता है। आप जानते हैं 3 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को 3/1 के रूप में ले सकते हैं, जिसका जैसा कि परिमेय की परिभाषा होती है कि किसी कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ q ≠ 0, तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 9 है, 9 धनात्मक पूर्णांक 9 है, 9 का हमें वर्गमूल 3 मिल रहा है, जो 3 एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं 9 का, कि 9 एक परिमेय संख्या, 9 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप यहाँ पे आपने 2 एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे एक कह रहा थी देने को प्रश्न में, एक उदाहरण देने कह रहा है, लेकिन आप यहाँ पे 2 देख लीजिए। 4 का वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 9 का वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर 16 का वर्गमूल आप पाएंगे, उसका जो है 4 होता है। फिर 25 का वर्गमूल पाएंगे आपकी जो है इसका 5 होता है। तो जबकि ये सभी जो वर्गमूल बन रहे हैं, ये सभी वर्गमूल एक परिमेय संख्याएँ हैं। तो फिर स्टूडेंट इस प्रकार से आप हल दे सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखें तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ओके, चूँकि हमको √5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर आपको दर्शाना कि संख्या रेखा पर √5 कहाँ होगा। तो ठीक है, तो अब देखिए √5 को हम लिख सकते हैं कैसे, इससे आप समझ सकते हैं 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, है ना। 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर ऐसे हम इसको हम समकोण त्रिभुज पर देखें कि समझें हम ये कि हमारा समकोण कोई त्रिभुज है जिसमें आधार 2 है और इसका लंब 1 है। ठीक है, तो अब इसका विकर्ण क्या होगा आप समझ सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √ में ये होगा। ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। होगा ही होगा। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, हम एक संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा लेते हैं, इस पर जो है देख रहे हैं, इसे मार्क कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर स्टूडेंट्स हम जो है बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखें 0 1 2 3 4 ये हैं बिंदु। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनकी दूरियाँ 1 सेंटीमीटर है आपस में। ओके, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए जैसे समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज इस पर बनाएंगे जिसका आधार 2 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमने लिया एक, आप चाहे इसके ले सकते हैं,
या आप सेट स्क्वायर सीधे ले सकते हैं। ठीक है, हम देखिए ये 2 सेंटीमीटर आपका ये खंड है, तो 2 सेंटीमीटर पर जो है स्टूडेंट्स हम जो है 1 सेंटीमीटर का लंब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब देखेंगे तो अब इसको हम मिलाएंगे। इस बिंदु को हम लेते हैं P। ठीक है, यहाँ पे ये हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब P को हम मिलाते हैं O से, इसका नाम हम लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे O। ठीक है, 0 को। अब देखें जो अब OP की जो लंबाई है OP इक्वल क्या होगा, ये देखिए चूँकि समकोण त्रिभुज OMP ये समकोण त्रिभुज है, लिख सकते हैं चूँकि OMP एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है, इसलिए OP इक्वल अंडर रूट OM की स्क्वायर प्लस AMP की स्क्वायर। ठीक है, अब जानते हैं OM इक्वल कितना है, 2 है, और PM कितना है, AMP कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर। तो आप पाते हैं कि 2 के स्क्वायर प्लस 4, 1 स्क्वायर 1, मतलब कि अंडर रूट 5 आपको मिल जाता है। कहने का मतलब कि ये जो OP की लंबाई है कितना है, अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखिए अब इस दूरी को हम संख्या रेखा पर लेकर आएंगे। कैसे ले आएंगे, आप गोला पकड़ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से, और गोला प्रकार से इस OP को जो है OP का चाप लेकर के इसी O को केंद्र मानकर, इसी O को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे जो सीधा संख्या रेखा पर आकर काटेगी। ठीक है, ये काटा बिंदु यहाँ पे 2 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं N। ठीक है, तब देखेंगे जो N बिंदु है N कितना है, अंडर रूट 5। ठीक है, क्योंकि ON इक्वल OP, जबकि OP कितना है, अंडर रूट 5 है। ठीक है, अब ON OP 2 है, एक ही समान त्रिज्याएं हैं, समान किसी चाप की समान त्रिज्याएं हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप जो है संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, वो देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें जो है हमें परिमेय संख्याओं का सर्पिल बनाना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले एक सिंपल CS से लाइन खींचिए। ठीक है, इसमें जो है किसी भी इकाई का पर मार्किंग कर लीजिए। किसी भी इकाई मतलब में से कि हमारा चाहे आप इंच में कर लीजिए चाहे सेंटीमीटर में। ठीक है, हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर एक इकाई मानते हैं। ठीक है, वैसे हमें केवल एक बार इसकी ज़रूरत होगी, और तो जो है सर्पिल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ से फिर हमें संख्या रेखा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी फिर यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है। जैसे ये हमारा 0 हो गया, ये 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये फिर 3। ओके, आप क्या करते हैं, आप नीचे पे आधार पर ऐसे, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्या सारा ये खेल इसमें पाइथागोरस प्रमेय का होगा। ठीक है, आप जब इसको अगर आप पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं तो फिर जो है इस सर्पिल को भी आप अच्छे समझ सकते हैं। ये विकर्ण में जानते हैं क्या, विकर्ण की स्क्वायर होता है या विकर्ण इक्वल होता है कि अंडर रूट लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर एक इकाई नीचे लिया, अब फिर अगर एक इकाई ऊपर की तरफ खड़ा करते हैं ऐसे ही, जैसे यहाँ पे चूँकि हम स्टूडेंट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल हम एक इकाई मान रहे हैं, तो इसलिए हम जो है आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा ताकि जो है इसमें अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसमें 2 सेंटीमीटर पे हम एक इकाई मानेंगे। तो अगर इसे मानेंगे तो हमें दिखाने यहाँ पे आसानी होगी। फिर देखिए यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर पे
एक इकाई लिया, यहाँ पे रेखा खींचा। अब देखिए इससे एक इकाई ये रेखा है, एक इकाई ए है, ठीक है। आप जानते हैं इससे पाइथन के प्रमेय से जो हमारा विकर्ण होगा, जो विकर्ण लंबाई होगी ये लंबाई कितनी होगी, ये होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या होगा √1 + 1 मतलब कि √2। तो जो विकर्ण लंबाई है स्टूडेंट्स ये √2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नाम करना, इसका हम जो नाम रखते हैं O, इसका रखते हैं A, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु को रखते हैं B, ठीक है। अब यहाँ से B बिंदु से फिर से हम एक इकाई खड़ा करते हैं, एक इकाई की रेखा यहाँ पे इरेट करेंगे ऐसे ही, ठीक। इसको मिला देंगे यहाँ से, हाँ ये हुई एक इकाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु है हमारा, इसको सी बिंदु लेते हैं। अब सी को मिलाते हैं फिर ओ से, ठीक है, ये बिंदु। तो थोड़ा स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो ओ बी लंबाई है, ओ बी इक्वल कितना है √2, ठीक है। यहाँ पे √2 इसका ओ बी की लंबाई है। अब देखिए, अब जब ओ सी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हम जो है अब जानते हैं कि ओ सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज था, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, ओ सी, चूँकि ओ सी विकर्ण है तो ओ सी इक्वल हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यहाँ पे √2 है और लंब 1 है, ठीक है। आप जानते हैं √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 + 1 मतलब कि √3। तो उसी क्या हो गया, हमको उसी मिल गया √3, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट्स अब फिर सी बिंदु पे से जो है हम यहाँ से लेंगे सेट स्क्वायर। सी बिंदु पर हम जो है एक इकाई की रेखा खड़ी करेंगे, ठीक है। यहाँ से इकाई में रेखा खींचा। अब जो है इसको मिलाते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी बिंदु, ठीक है। बिंदु डी है। अब डी को मिलाते हैं ओ से, ठीक है, तो ये बिंदु। अब हम जब ओ डी की लंबाई निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में जो है जो विकर्ण होता है, विकर्ण यहाँ पे ओ बी है, विकर्ण क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यहाँ पे √3 है, लंब यहाँ पे 1 है, एक ही सब रहा है, ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा हमको और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, मतलब कि √4 मतलब कि 2। इसका मान, इसकी लंबाई कितनी होगी 2 होगी। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे जितना लंबाई ये होगी, जितनी जैसे 0 से लेकर 2 तो कितना होगा 4। यहाँ पर भी 4 बिंदु होना चाहिए। देखिए आप 0 वहाँ से 1 से लेकर के यहाँ 4 तक, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा जो है, चूँकि हमने 2 सेंटीमीटर पर 1 इकाई माना है, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर पर 2 इकाई हमारा आ रहा है। 2 इकाई यहाँ पे पूरा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 इकाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 2 इकाई तक जा रहा है। तो इस प्रकार से ये लंबाई इसकी कितनी हुई ओ डी की √4, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स जो है इसके बाद √5 को दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करें, अब जो है जैसे √5 कैसे प्राप्त करेंगे, तो फिर से हमें जो है ओ डी पर एक लंब 1 सेंटीमीटर का खड़ा करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का ध्यान देंगे। 1 सेंटीमीटर क्या, 1 इकाई हमने जो है यहाँ पे बच्चों 2 सेंटीमीटर इक्वल हमने 1 इकाई माना है, ठीक है, ताकि ये हमारे सर पे थोड़ा बड़ा बने और तो थोड़ा सा बड़ा दिखे, तब तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तभी आएगा ना। तो यहाँ पे देखें, तो इसको हम मिला देते हैं इससे, यहाँ पे इसको बिंदु ई ले लेते हैं, इस बिंदु को ई बिंदु लेते हैं और अब ई को ओ से मिलाते हैं। सॉरी बिंदु देखें, अब ये दो जो मिला हमको यहाँ पे √5 की, तो ओ इक्वल क्या हो गया, ओ इक्वल हो गया √5। कैसे देखें, जब हम √4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये जो है जो विकर्ण है इस ओ डी ई में विकर्ण है ओ ई, तो विकर्ण क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप यहाँ पे चूँकि आधार स्टूडेंट से ये ओ डी इक्वल √4 है, तो यहाँ पर √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
स्क्वायर आपको मिलता है फिर 4 + 1 इक्वल मतलब कि √5। ओके, तो इस प्रकार से हमको √5 की रेखा मिल गई। इसी प्रकार से अगर √6 तो √6 को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 सेंटीमीटर खड़ा करेंगे। ठीक है, फिर से मिलाएंगे इसको तो √5 + 1 फिर √6 मिल जाएगा, फिर इस प्रकार से √7 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम जो है इसका सर्कल प्राप्त कर सकते हैं पूरा एक चक्र इस तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपका चैप्टर यहाँ पे 7 हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।